तो क्या मुझे सेंस हो रहा है? कुछ अंदर हो रहा है ना, कुछ दबाव आ रहा है, कुछ पेन भी आ रहा है, उसको सेंसेशन कहते हैं। ये सेंसेशन व्यक्ति को वर्तमान में लाने के लिए डिफाइनिंग करते हो, तो ये सेंस मतलब इंद्रिय की बात नहीं है। सेंस मतलब जो हो रहा है उसको फील करते जाओ। वर्तमान में तो आप आओगे, सेंसेशन वर्तमान में आने का साधन है, ठीक है। तो उसके लिए अभी सेंसेशन को फील करने के लिए अटेंशन तो चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, सेंस भी कर रहा हूँ, पर अटेंशन भी है मेरा वहाँ, तो अटेंशन गया। अब ये सारी चीज़ें मैं अगर जागृति से करता हूँ तो कॉन्शियसनेस हो गई कि नहीं? अटेंशन जागृति का अटेंशन क्या है कि जैसे एक लाइट फेंकते हैं तो वो अटेंशन है। अटेंशन चीज की क्वालिटी है, और अवेयरनेस जो है वो ओवरऑल जो फीलिंग है वो अवेयरनेस की है। जो हमें ओवरऑल जो ये होता है वो अवेयरनेस है। तो अटेंशन और अवेयरनेस साथ साथ चलते हैं। आप अटेंटिव भी है, आप अवेयर भी है, आप सेंस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और आप वर्तमान में है, समझे? इसको महसूस करना सीखो पहले। हम तो करते हैं मैकेनिकली, बस दबाओ 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 छोड़ो। ये कोई योग नहीं है। उसको आंख बंद करके फील करो कि क्या हो रहा है अंदर। विचार को मत आने दो, उसके साथ रहो, तो फिर ये अवेयरनेस अटेंशन सब काम करता है और हमें एक नई चीज़ सीखने मिलती है उसके अंदर। जैसे आपने सुबह बताया कि 8 मिनट का जो रिफाइनिंग एक्सरसाइज 3 मिनट का रिफाइनिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी फेस एक्सरसाइज की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये जो प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो कब करना चाहिए? प्रिज्म तो कल मैं बताऊंगा, कल से ही आप कर सकते हैं। प्रिज्म में कोई ये नहीं है। इवन जो 3SR भी नहीं करता है वो भी प्रिज्म कर सकता है। और जो 3SR भी करेगा तो उसका अटेंशन ज़्यादा पेनिट्रेट हो सकेगा। बाकी प्रिज्म के लिए कोई फेस के लिए बोला था कि जो 3 मिनट का करता है वो फेस पूरा आपका करना है, तो उसके लिए 3 मिनट करनी चाहिए, क्योंकि वो पैरेलल है, इक्वल है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में थोड़ा। ये वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, ये हमारी योग की परंपरा में नहीं है। फिर भी इसको समझना है तो हम टावरेजिस की सिस्टम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा आगे का भाग है, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको टावरेजी रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, जहाँ IESM केंद्र है। पीछे जो मेमोरी पड़ी है, मेमोरी के 2 भाग हैं, जिसको 3A और 3B कहते हैं। 3B है, 3A है, मतलब इस जन्म की मेमोरी, वो सबकॉन्शियस है। और जो अनेक जन्मों की जो मेमोरी पड़ी है 3B में, वो अनकॉन्शियस है। पर ये टर्मिनोलॉजी हमारी नहीं है, ये फ्रॉइड वगैरह ने जो डेवलप किया वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है। हम जो यूज करते हैं ना 3SR बिफोर स्लीपिंग, तो उसमें यही साइंस काम करता है ना कि हमारे मेमोरी पैटर्न में अंदर डालना है 3SRB की पैटर्न। तो ये सबकॉन्शियस वाला, ये हर हैबिट सबकॉन्शियस में है। एक आदमी झूठ बोलता है तो उसका सबकॉन्शियस झूठ में अंदर पड़ा है। एक आदमी कुछ भी करता है, जिसको हम आदत कहते हैं, हैबिट, वो सब की सब सबकॉन्शियस में पड़ी है, वहीं से आती है। तो अगर अच्छी आदत डालोगे तो वो सबकॉन्शियस में जानी चाहिए, तो फिर अच्छा व्यवहार होगा। अगर 3SR भी करना है, अभी भी जो हमारा ब्रीदिंग चलता है तो वो सबकॉन्शियस के अंदर गलत इसकी पैटर्न है, इसके कारण हमारा गलत ब्रीदिंग चल रहा है। अब जब आप रिदमिक ब्रीदिंग की पैटर्न उसमें
एस्टैब्लिश कर दोगे तो रिदमिक ब्रीदिंग फिर आपका अपने आप में चलना चालू हो जाएगा। और आदत बनाने के लिए रात को सोने का टाइम बेस्ट है, मतलब फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू सबकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस। तो उसमें जो पैटर्न अंदर डालते हैं तो अंदर तो बहुत सी पैटर्न पड़ी है, तो हमें अच्छी पैटर्न डालेंगे धीरे धीरे, तो जो काम की नहीं है वो धीरे धीरे खाली होगी यार। नहीं, उसको तो उसके ऊपर काम करके उसको निकालना पड़ता है। वो फिर ये कोई ये नहीं है कि ये किया तो उसका इसके बदले में ये अब मिल गया, ऐसा अपोजिट नहीं है। तो वो अंदर तो पड़ी रहेगी। पड़ी ही रहेगी ना, उसके ऊपर आपको कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा। ये गलत में इसके है, उसके ऊपर ये करेक्टिव एक्सरसाइज क्यों दी गई है? करेक्टिव एक्सरसाइज वही है कि जो गलत पैटर्न है, जो 8 प्रकार की, तो गलत पैटर्न को साफ करने के लिए, फिर हम नई पैटर्न उसमें ये कर सकते हैं। फियर ऑफ डेथ, और फियर है वो अपने आप में एक ये है ना, पैटर्न है फियर की, तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो उसको करना ही चाहिए। क्या? करेक्टिव मेथड बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और सबके अंदर वीकनेस तो पड़ी हुई है, ये आंखों में से ढूंढ लो। इसीलिए तो ड्रिफ्ट पहले सीखा है। करेक्टिव से पहले ड्रिफ्ट करो और देखो कि मेरे अंदर कौन सी वीकनेस है, वो ड्रिफ्ट से ही पता चलेगी वीकनेस, फिर वो वीकनेस की करेक्टिव करो। सर बुक में आपने लिखा है वो चिति शक्ति के साथ कॉन्टेक्ट करना, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, सॉल्यूशंस ढूंढना, और उसमें ऐसा लिखा है आपने कि जैसे अपनी प्रॉब्लम्स खाली लिख के या फिर मन में भाव से बोलना है। और मैं आज तक जो सीखा था उसमें अफर्मेशन, जो हम लोग पॉजिटिव थिंग्स बोलते रहते हैं तो वही हमारी लाइफ में होते हैं। तो ये दो कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव सेंटेंस दिन भर बोलते रहो, वो कॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है। इसलिए तावरिया जी ऑटो सजेशन, हिप्नोटिज्म सबके ऊपर टोकरी मार देते थे, कोई काम का नहीं। जो चीज कॉन्शियस माइंड से करेंगे वो सबकॉन्शियस में कैसे जाएगा, और वो सबकॉन्शियस में नहीं जाती है तो वो हमें मदद कैसे करेगी? तो ऐसा था कि कॉन्शियसली हम बोलते रह के हम अपने सबकॉन्शियस में वो इंप्रेशंस डाल रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जब तक कॉन्शियस माइंड एक्टिव है ना, तब तक सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उसको पैसिव रहना पड़ता है। जब रात को नींद में जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड पैसिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जो चीज जब एक्टिव होती है तब उसको पकड़ाना पड़ता है ना। और जो आप बोलते हैं वो ये फ्रंट से बोलते हैं, हमें काम करना है यहाँ बैक में। तो सर ये कैसे काम करता है? चिति शक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करना है। चिति शक्ति तो वो अलग चीज है, इसको ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस से लेना देना नहीं है। वो तो डायरेक्ट एक चीज है जिसको हम आह्वान करके उसके साथ कम्युनिकेट करने का प्रयत्न करते हैं, माइंड को शांत करके उसको। और जो हमारी डिमांड है, हमारी जरूरत है, वो उसके पास उसकी रजूआत करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, और वो मेथोडिकल है। अब जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें भी ये करते हैं, पर प्रार्थना मेथोडिकल नहीं है। तो प्रार्थना का रिजल्ट आता है, नहीं भी आता है। पर ये चिट्ठी को जो किताब में दिया है उस तरह स्टेप वाइज करना पड़ता है। इसके साथ इसके सामने ये प्रेजेंट करना पड़ता है कि ये मेरी जरूरत है, ये है, इस तरह। फिर छोटे छोटे प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आप सुबह में शावर लेते हो तो आता है बॉडी पर पानी, पर ऐसा सोचो कि जैसे ये चिट्ठी का प्रभाव मुझे नहला रहा है, मेरे सब जो अंदर की जो अशुद्धि है वो शुद्ध हो रही है। इस तरह छोटे छोटे प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये भी तो वैसा ही हो गया जैसा पॉजिटिव थॉट बोलते जाते हैं। कैसे हो गया? कैसे हो गया? कि हमारे ऊपर आ रहा है, आ रहा है, ये कोई माइंड से बोलने का नहीं है।
एक्चुअली वो द सीक्रेट बुक जो थी आपने शायद सुना होगा। सुना भी है, देखा भी है, बहुत कुछ काम का नहीं है। ये सब टेम्पररी, सब हम लोगों को टेम्पररी चीज में मजा आता है कि भाई थोड़ा ये मिल जाए यहाँ से, बस हमारा काम हो गया। अभी हमें क्या लेना देना योग से और मोक्ष से, क्या लेना देना है? ये थोड़ा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए, बहुत हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे देने वाले भी है, ये करो वो करो, तो कभी कभी टेम्पररी थोड़ा फायदा होता भी है। ये सबकी भी दुकान तो चलती है ना, हिप्नोटिज्म वाले की भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो टेम्पररी वो रिलीफ देता है, पर जो अंदर पड़ा हुआ है वो जाता नहीं है। वो दोबारा 6 महीना साल के बाद वापस वही स्थिति में वो व्यक्ति आ जाती है। ये कावड़िया साहब ने जो ये लिखा है डिफाइनिंग के बारे में कि 7 - 1 = 0, 30 - 1 = 0, 36 - 1 = 0, मतलब तो ये कभी न कभी ऐसा वो प्रसंग आता है कि एक दिन डिवाइडिंग छूट जाती है, तो मतलब इसके जो हमने पूरी साल में किया और पूरी साल में 2-4 दिन पूरी साल में नहीं हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मतलब वो जो दाव जैसा बता रहे, तो अभी तक में जो आपने किया उसका कोई मतलब नहीं, ऐसा हुआ कि आपको कोई फायदा हो? कल बात किया था इसका। अब ये सर आज बता ही दो साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। 7 दिन का, 30 दिन का और 365 दिन। देखो 7 दिन की जो है वो पृथ्वी की हमें इफेक्ट मिलती है। 7 दिन में आप एक ब्रेक करते हो तो पृथ्वी का जो मिल रहा है वो ब्रेक हो जाता है। 30 डेज में ग्रह की प्लेनेटरी इफेक्ट है वो मिलती है। वो एक दिन 30 डेज में नहीं किया तो जो मिल रहा था वो बंद हो जाता है। और 365 में जो है वो सन की है, सूर्य की है। वो सूर्य की इफेक्ट जो हम साल भर में लेते थे और जो डेवलप किया था वो वहाँ तक हो जाता है। फिर उसको चालू करने में बहुत समय लगता है, उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। ये 3 इसलिए दिया, नहीं तो 7 - 1 बोलते तो इसमें सब आ जाता है ना। 30 - बोलने की जरूरत क्या है? 7 में सब आ गया ना। पर क्यों स्पेशली कहा कि 3 और 365? क्योंकि अलग अलग इफेक्ट है, वो इफेक्ट तक हो जाता है। तो ये अपने आप में ही बड़ी बात हो रही है ना, क्योंकि 7 दिन किया तो पृथ्वी की पूरी अपने को एनर्जी या इफेक्ट मिल जाए, और 30 दिन में तो पूरा ग्रहों की, मतलब कोई भी फिर ग्रह कम या ज़्यादा अपने जो बेनिफिट या नुकसान करने जैसा नहीं, बैलेंसिंग हो रहा है, मतलब ये पूरा ग्रहों का हो रही है। और फिर 365 दिन सूर्य की एनर्जी, मतलब कितनी बड़ी एनर्जी होगी। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। रेगुलर करना पड़ता है। सर ये इफेक्ट्स हम लोग को हेल्प कैसे करते हैं? तो हमारा टोटल जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसके अंदर ये सारी चीज़ों जो का एक हर दिन का, अब आपका नॉर्मल लाइफ है तो कोई ग्रह का प्रभाव है कि नहीं? बिना ग्रह के प्रभाव हम जीते, तो वही तो एस्ट्रोलॉजी कि भाई इसको शनि का ये हो रहा है, इसको ये मंगल का प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ये है। तो वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वो हर समय व्यक्ति को या सपोर्ट करते हैं या नीचे लाते हैं। तो अगर जब आप इस तरह की पृथ्वी की, ग्रहों की पॉजिटिव असर को लेते हैं तो आपका वाइब्रेशन बढ़ाते हैं ना। तो वाइब्रेशन को तो आध्यात्मिक यात्रा में वाइब्रेशन का तो उपयोग करना है आगे जाने के लिए, इस तरह वो मदद। ऐसा था ना कि हमारे जो नेचर है, नदी है, पहाड़ है, वहाँ से एनर्जी तो मिलती रहती, ज़्यादा मिलती है। वो अलग है। हम जो प्राण का यूज करते हैं, जैसे कहा ना कि भाई प्राण आता है श्वास से, एक फेफड़ा में, लंग्स में जाता है और एक एस्ट्रल में जाता है मूलाधार। वो कौन सा प्राण है? वो ओरिजिनली सूर्य का प्राण है।
सूर्य हमेशा पृथ्वी को प्राण देता है, क्योंकि पृथ्वी जिंदा है, उसको जिंदा लेने के लिए मटेरियल चाहिए। वो सूर्य उसको वो मटेरियल देता है जिससे ये पृथ्वी जिंदा है, और पृथ्वी अपना विकास भी करती है, और पृथ्वी हमें सब देते हैं, खाना पीना से लेके सारी चीज़ें जो है वो पृथ्वी कहाँ से देती है, क्योंकि वो सूर्य से प्राण लेती है। अब हमें भी प्राण की जरूरत है, पर सूर्य का प्राण हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, पृथ्वी ले सकती है, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी और उसका एक अलग स्वरूप है। तो जैसे एक बच्चा होता है, हम तो सब कुछ खा सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, सब कुछ खिलाया नहीं जाता, उसको एकदम सॉफ्ट करके थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खिलाया जाता है। तो वो जो सूर्य का प्राण है वो पृथ्वी एब्सॉर्ब कर लेती है, अपना कोर है, कोर पार्ट पृथ्वी का जो अंदर का एकदम, वहाँ प्राण जाता है, वहाँ चर्निंग होता है उसका प्राण का, और चर्निंग होता है तो वो प्राण माइल बनता है। फिर पृथ्वी जो है उस प्राण को बाहर फेंकती है हवामान में, वातावरण में। तो नॉर्मल कोर्स में नदी किनारा है या ऐसा पर्वत है, ऐसी जगह से वो बाहर ज़्यादा आता है। तो वो पहले के जो आश्रम थे सब नदी किनारे बनाते थे, पर्वतों पर बनाते थे, क्योंकि ये प्राण इजीली अवेलेबल होता है वहाँ, तो आपको साधना में वो मदद करता है। प्राण और ऑक्सीजन में फर्क होता है क्या? से बात नहीं आती। एक है गुजराती में एक છે પ્રાણવાયુ, એટલે ગરબરા પ્રાણવાયુમાં થઈ ગઈ। પ્રાણવાયુ શબ્દ જ્યારે વાપરીએ છીએ ત્યારે પ્રાણ આપણે એને સમજી દઈએ છીએ। પ્રાણવાયુ એટલે ઓક્સિજન, પ્રાણ એટલે પેલો, સમજ્યા? ये ट्रांसलेशन करने वाले गड़बड़ कर देते हैं। ऑक्सीजन ही वापरो ना, प्राणवायु क्यों बोलते हो उसको? नाइट्रोजन का तो कुछ किया नहीं होगा ट्रांसलेशन, ऑक्सीजन का तो प्राणवायु कर दिया। नाइट्रोजन का निष्क्रिय वायु कर देती है सर, चलिए आजकल निष्क्रिय वायु, सर जी, अभी जब आप रिफाइनिंग और CSR भी सिखाते हैं तो कभी पर्सनल लेवल पे सिखाते हैं, कभी ग्रुप में भी सिखाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, योगा इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिम्नेशियम में भी जाते हैं, तो उन लोग तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा ऐसा मानना है, मेरा और मेरे भाई का, कि जितने भी डायटिशियन है, जितने भी योगाचार्य हैं, या तो योगा के क्लास चालू है, उस सब में सालों तक जाने वाले हैं, उसको असर नहीं होते हैं। और स्पेशली डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का जो कोर्स करते हैं उसमें आदमी लोग फिसल जाते हैं, 2-3 महीना करेंगे फिर वापस चले जाए, या फिर वजन बढ़ा के वापस आए वापस। पर जिसको ये रिफाइनिंग और CSR भी करवाया है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल पे आ जाता है, ऑटोमेटिक वेट लॉस पे आ जाता है। अभी प्रश्न ये होता है कि हम तो उसको बुक देते हैं, बुक में मेरा नाम लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है एक लाइन कि ये फ्री में सिखानी है, मैं तो जाके फ्री में सीखा भी आता सवाल नहीं है। नहीं। तो सर उसमें मतलब क्या है कि कोई इंस्टीट्यूट जो है वो वहाँ पे ये उसमें सिखा सकते हैं ना, दे आर चार्जिंग फॉर देयर मटेरियल्स एंड उसका जो भी है वो, तो इसमें ये पर्सनल सवाल है, पर्सनल पूछो, ये पब्लिक सवाल नहीं है। आप पर्सनली क्या करते हैं, क्यों करते हो, ये सवाल गलत है। यहाँ ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पर्सनल है, इसका मैं जवाब पर्सनल दूंगा कि आपको क्या करना है। हाँ वही में पर्पस पढ़ रहा था, हाँ तो सर लिखते हैं कि प्रार्थना कितना भी करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई सुनने वाला है ही नहीं, और भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं, भगवान जैसा है नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। देवता तो ये कम्युनिकेशन फिर प्रार्थना अलग चीज है, कम्युनिकेशन मेथड है। कम्युनिकेशन मेथड है, प्रार्थना में तो इन भाव से बोल देते हैं,
और प्रार्थना भी अलग रूप की होती है। जनरली लोग जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उसको ही प्रार्थना मानते हैं। ये स्तोत्र बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया तो हमारी प्रार्थना हो गई। वो प्रार्थना नहीं है। स्तोत्र बोलना एक अलग चीज है, प्रार्थना एक भाव जिसमें भाव होता है, ये चीज है। और कम्युनिकेशन एंटायरली डिफरेंट चीज है। तो ये दो चीज जो है इसमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता, पर कम्युनिकेशन राइट वे में होता है तो ही उसका परिणाम है। इसके अलग अलग कारण है। अब आप कहते हैं कि भाई सब देवता स्वलोक में बैठे हैं, ठीक है, अब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, तारे जी ने लिखा कि कोई सुनने वाला नहीं। क्यों लिखा? क्योंकि जो हमने सुबह में देखा ना, रिंग पास नॉट जो महाकाल पर है, वही छोटी दो रिंग पास नोट है, वो स्व और भुव के बीच में है और भुव और भू के बीच में है। अब आप जो भू में जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो वहाँ वो लक्ष्मण रेखा से वो जो ये है आपका जो प्रार्थना का जो ये है, वो उसको भेदन करके वहाँ नहीं जा सकती। ये लक्ष्मण रेखा उसको रोक देती है, इसीलिए आपकी कोई प्रार्थना स्वलोक तक भी नहीं जा सकती। पर कम्युनिकेशन एक अलग चीज है, उससे काम हो सकता है। हम प्रार्थना करते हैं या नाच करते हैं, वो सबका एक पेरीफेरी से बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और ये जो है जगह जो डेस्टिनेशन है वो बहुत दूर है, पर फिर भी कभी कभी रिजल्ट मिलता है, और वो मिलता है वो अलग कारण से मिलता है। ऐसा 100% नहीं है कि सब प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, कभी सुनी जाती है और इसका रिजल्ट भी आता है, पर वो कनेक्शन किस तरह होता है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। सर ये गायत्री मंत्र जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन करवाता है? मंत्र कनेक्शन नहीं कराता है, मंत्र से हमारे अंदर की स्थिति बनती है, वो स्थिति बनती है उसके बाद में कनेक्शन होता है। मंत्र कनेक्शन के लिए नहीं है। मंत्र जो हम करते हैं तो उसके अंदर हम वो जो शब्द है उसको महसूस करते 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 हैं तो अंदर एक स्थिति बनती है, और फिर हम उससे जुड़ सकते हैं, तब वो हमें सही ढंग से वो मदद करती है वो चीज़। और कम्युनिकेशन जो है वो तावड़िया जी ने बताया, कम्युनिकेशन वो कहते थे कि भाई कम्युनिकेशन करना है पहले हमें चित्ती से, और दूसरा जो है वो हमें आत्मा से। तो आत्मा के से कम्युनिकेशन तो अभी कर ही नहीं सकते, चित्ती अवेलेबल है उसे कर सकते हैं, पर वो चित्ती भी इतनी सूक्ष्म है कि सीधी नहीं कर सकते। तो तावड़िया जी ने जब खुद थे तो एक टाइम दिया था कि मैं 6:45 से 7:15 के बीच में ध्यान में बैठूंगा और आप मेरे साथ कम्युनिकेट करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे याद करना, मेरा जो चेहरा है या जो उनके जो शब्द है उसको याद करते हैं, तो वो एकदम वो लाइव होता है, सेंसिटिव होता है। हम यहाँ एक डीपली जब याद करते हैं तो उसको वहाँ एकदम वहाँ वो इतने सेंसिटिव होते कि वो पकड़ लेते हैं, और एक साथ में 1000 लोग करते तो हजारों लोगों का एक साथ में पकड़ सकते हैं। वो कम्युनिकेशन तो कहते हैं कि भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे तो देखा है, तो पहले मेरे साथ कम्युनिकेशन करो, फिर आप चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन करो। हम लोग दोपहर को 1 से 4 राइट नॉस्ट्रिल में वाटर डालते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है? लिखा है ना किताब के अंदर, सब नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो नेगेटिविटी है जो हमें परेशान करती है उसको कम करने के लिए। इसका प्लैनेटरी इफेक्ट है, इसीलिए 1 से 4 में जो विकिरण निकलते हैं उसके 1 से 4 के बीच में मैंने कहा ना अभी कि पृथ्वी प्राण को बाहर फेंकता है, तो 1 से 4 के बीच में जो प्राण वो फेंकती है पृथ्वी, वो बहुत उग्र होता है।
उसको हम सीधा राइट नोस्ट्रिल से अंदर जाने देंगे तो बहुत सारी गड़बड़ी हो जाए। पर कोई अगर इतना पका हुआ है, मतलब एडवांस है, वही प्राण का उपयोग वो राइट नोस्ट्रिल से लेके अपने डेवलपमेंट में कर सकता है। इसलिए इनर डिसिप्लिन में एक प्रयोग ऐसा उल्टा दिया कि राइट नोस्ट्रिल चलाओ और लेब बंद करो। पर वो कब, जब हार्ट की तैयारी हो जाती है तब। अब वो कई लोग वो किताब पढ़ते हैं इनर डिसिप्लिन के नाम से, कोई और किताब, और बिना जाने समझे वो प्रयोग चालू कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद में कावरिया जी ने क्या क्या कहा है वो लोगों को पता ही नहीं है। और इससे जो फायदा के बदले में बहुत सारा नुकसान होता है। वो आदमी के अंदर गुस्सा जो था उससे भी बढ़ जाता है, उसके अंदर जो वासना थी उससे भी बढ़ जाती है। पर ये साइंस समझते नहीं, लोग लाइन पढ़ते हैं और प्रयोग करने चालू कर देते हैं। ये सब गाइडेंस से करना पड़ता है। श्री दावरिया जी ने 6:45 से 7:15 का जो बताया था वो उस टाइम के लिए बताया था ना, इवन टुडे राइट? सुबह आपने 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे और बीच में थोड़ा राउंड करके खाली जगह रख के पास में महाकाल लिखा था, तो वो बीच में खाली जगह में क्या वो ड्राइंग था, मैंने बताया तो सही कि ये महाकाल जो है तो बाहर लिखा था। मुझे कुछ बताना तो चाहिए ना ड्राइंग में। ये ड्राइंग को क्यों पकड़ते हो? मैं जो समझाता हूँ उसको समझो। ये भूस्व की एक बॉर्डर है, पेरिफेरी जिसको कहते हैं ना, बॉर्डर। वो महाकाल एक कोई पर्टिकुलर जगह का एरिया नहीं है, वो पूरा फैला हुआ है दोनों में, तीन बाहर फैला हुआ है। गुजराती में तो वर्तुल तो समझो ने, આ એક આખું વર્તુળ છે, એની અંદર સ્વલોક છે, ભૂલોક છે અને ભૂલોક। એ જે વર્તુળની આજુબાજુ છે એ મહાકાલ છે આખો એમ। એ મહાકાલની અંદર આ ભૂભુવસ્વ આવેલા છે, એટલે તો ભૂભુવસ્વની બહાર કોઈ જઈ નહીં શકે। એમાં લક્ષ્મણ રેખા બી લખ્યું ને? હા, લક્ષ્મણ રેખા આવે એ રીતના સમજવાનું, મારું ડ્રોઈંગ નહીં। पीछे भी पंडित लोग बैठे हैं, हाँ पता है क्या? यूनिवर्सल सेट जो है ना, ये 3 सबसेट का यूनिवर्सल सेट। क्या क्या? माइक आपको सब बोलेंगे तो उनका आवाज नहीं आएगा। नहीं सर, मैं इस तरीके से बोल रहा था, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा में सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट्स होते हैं। तो जैसे आपने जैसे महाकाल बताया, तो महाकाल इज यूनिवर्सल सेट ऑफ 3 सबसेट्स। उसमें भू आ जाएगा, भुवा आ जाएगा, स्व आ जाएगा। अलग टर्मिनोलॉजी। हाँ, ये मतलब मॉडर्न अलजेब्रा में जो जिस तरीके से चलता है ना, स्पेस साइंसेस वगैरह में जितना भी है वो इस तरीके से चलता है। तो ये ऐसे बोला जाए सर, किलियन क्या आता है ऑरा का फोटो निकालते, दैट इज एक्चुअली अ फोटो ऑफ आवर एस्ट्रल बॉडी और नो? क्लिरियन जो थे वो रशियन दंपति था, और ये क्लिरियन फोटोग्राफी आज से 100 साल पहले ऐसा ये डेवलप किया था कि जिसके अंदर वो एक्चुअल उस समय वो इतने पावरफुल नहीं थे। ये आज ऐसे कैमरा डेवलप हुए कि जो एक्चुअल एस्ट्रल का फोटो ले सकते हैं। और वो क्लियरियन फोटोग्राफी में एक और चीज दिखती थी बियॉन्ड फिजिकल बॉडी। तो वो जो है वो पहली बार ये क्लिरियम जो वो लोग साइंटिस्ट थे, तो ऑरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, वो एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है। वो डिजीज में इंडिकेट करता है, जैसे वो वर्ड किया था कि रेड होगा तो कुछ ना कुछ थायराइड, डायबिटीज, कुछ ना कुछ होगा।
रेड वो और खराब हो जाता है डिसीज के कारण। या फिर कोई जैसे किसी को कोविड हो रहा है अचानक से रेड हो गया तो वो दो टाइप के हैं, एक फिजिकल बॉडी का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और एस्ट्रल बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल का लोग देख सकते हैं, एस्ट्रल का तो बहुत अलग है। एस्ट्रल बॉडी से भी लोग ट्रेवल करते हैं सर, जैसे वर्तक जी का दिखाता है डॉक्टर वर्तक, हाँ तो मंगल ग्रह पर जाकर के जितना चीज बताया सब सही निकला। संगीत होता है। देखो मैं तो जानता नहीं, तावरिया जी ने एक बात कही थी कि जो लोग बुक में लिखते हैं कि मैंने एस्ट्रल से ये ट्रैवलिंग किया और मंगल पर गया और बृहस्पति पर गया, फिर एक लाइन बहुत समझने की लिखते हैं, अगर सच में गए हैं तो लिखा नहीं जाता है और अगर नहीं गए तो लिखा जाता है। एक बात क्योंकि तावरिया जी ने भी सब ट्रैवलिंग किया था, उसने कहीं नहीं लिखा है कि मैं यहाँ गया था और वहाँ गया था। ये क्यों नहीं दिखाए? हाँ? ये क्यों दिखाते नहीं, बताते नहीं? जरूरत क्या है? उसको थोड़ी कोई फेमस होना है, नहीं, उसको फिर भी है तो है। हर चीज का एक हेतु होता है। हमारी तरह सब लोग नहीं जीते, उसके पास एक वजह होती है कि मैं ये करूँ तो उसकी वजह क्या है। तावरिया जी तो बहुत कुछ जानते थे, सब बताने का जरूरत क्या है? आतुरता भी होनी चाहिए सर एक्सपेरिमेंटेशन भी चालू हो जाएगा, साइंटिस्ट लोग पकड़ के सर ये जो अभी अपने एक्सपेरिमेंटेशन तो अच्छा है, एक्सपेरिमेंटेशन तो अच्छा है। एक्सपेरिमेंट तो जैसे सदगुरु का दिखा रहा था, ब्रेन वेव्स लोग बैठ के उसको डॉक्टर्स वगैरह चेक करना चाह रहे हैं ये। नहीं वो तो उसको इंजरी थी इसके लिए वो तो करते थे कि वो कोई गिर गए थे और इंजरी कि थी। बोलने लगे